हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है टिश्यू यानी कि ऊतक। ऊतक में बात चल रही है प्लांट टिश्यू अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और प्लांट टिश्यू में हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप के टिश्यू के बारे में, दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप आते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, और हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये जो क्लासिफिकेशन आप सुन रहे हैं, ये आपको एक टेबल दिखाई गई थी। अगर आपने वो टेबल अच्छे से समझी है, आपने नोट की है, आपने रिवाइज की है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं जिसमें दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप है, परमानेंट के 2 टाइप है। दो में सिंपल में पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है। कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम हमने पढ़ा है। तो दोनों में से जाइलम हमने पढ़ लिया, फ्लोएम को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और आज इसी के साथ जो प्लांट टिश्यू है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखो एक बार, अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कहाँ पर क्या क्या चीजें हमने समझी हैं, वो एक बार देख लेंगे आप। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम जो है हम पढ़ चुके हैं, जाइलम, ट्रैकीड जाइलम, वेसल जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा। 4 हमारे पास क्या आते हैं, सेल्स आती हैं अलग अलग, जिनसे मिल करके पैरेन्काइमा बना होता है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी हमारे अलग अलग 4 प्रकार की सेल से बने होते हैं। और एक इसकी किस फ्लोएम की बात चल रही है, एंजियोस्पर्म जो है उनके फ्लोएम की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, 4 होते सीव ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो पैरेन्काइमा फाइबर आपने पहले भी पढ़े हैं। कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपेनियन सेल जो है वो ये है। इसके अलावा सीव ट्यूब, सीव ट्यूब क्या है, ये कंपेनियन सेल के बीच में सीव ट्यूब आपको दिखाई देंगे। पैरेन्काइमा सेल्स आपको यहाँ पे, ये साइड वाली जो है वो पैरेन्काइमा सेल है, ये वाली आपकी कंपेनियन सेल यहाँ पर आती है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सीव ट्यूब के बारे में। कौन सी है सीव ट्यूब, एक बार फिर से देखो, ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है। आपने कहा सीव ट्यूब आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड longitudinally in the form of a channels. They are associated with companion cell. जो सीव ट्यूब है, जिनको छलनी ट्यूब कहते हैं, छलनी ट्यूब लंबी होती हैं, ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं, चैनलों के रूप में, अनुदैर्ध्य रूप में व्यवस्थित होती हैं, और कंपेनियन सेल के साथ जुड़े रहते हैं। कंपेनियन सेल क्या है, देखो फ्लोएम अलग अलग कंपोनेंट से बना है, अलग अलग सेल से बना है, जिनमें कंपेनियन सेल्स भी आती हैं। तो सीव ट्यूब कंपेनियन सेल से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। द एंड वॉल हैव अ लार्ज पोर और सीपेट्स एंड आर नोन एज सी प्लेट। अंतिम दीवार में बड़े छिद्र या छलनी होते हैं, इन्हें छलनी प्लेटों के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है, मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट हैव अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल्स एंड दे लैक न्यूक्लियाई। अच्छा, ये जो है, जो मेच्योर सीव ट्यूब होते हैं उनमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग होगा कि ऐसे कैसे न्यूक्लियस नहीं है। देखो, ये न्यूक्लियस का जो काम लेते हैं वो किससे लेते हैं, कंपेनियन सेल से लेंगे। सीव ट्यूब पोर्स बिकम अ impregnate with a cellulose at maturity. Functions of seed tube elements are controlled by the nucleus of companion cell. ये companion cell से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इनकी जो भी फंक्शनिंग होती है वो companion cell के न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है, क्योंकि इनमें अपना न्यूक्लियस नहीं है। तो हमने बात की है यहाँ पर परिपक्व छलनी ट्यूब तत्वों में परिधीय साइटोप्लाज्म बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, लेकिन उनमें नाभिक की कमी होती है। परिपक्वता पर छलनी केंद्र में कैलोज से संसेचित हो जाते हैं, और छलनी ट्यूब तत्वों का कार्य जो साथी कोशिकाएं या कंपेनियन सेल होती हैं उनके केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, एक बार जस्ट रीड कर लो सीव ट्यूब के बारे में, आपने क्या समझा, किससे जुड़े हुए होते हैं और किसके न्यूक्लियस से कंट्रोल होते हैं। पूछा जाता है कि सीव ट्यूब जो है उसकी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो आपने कहा कि जो कंपेनियन सेल हैं या साथी कोशिकाएं जो हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है। चलिए, तो ये सीव ट्यूब के बारे में हमने बात की है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपेनियन सेल जो है जिनसे कि सीव ट्यूब जुड़े होते हैं। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये क्या होते हैं, सेल्युलर कोशिकाएं, विशिष्ट पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती है, मतलब लिविंग होंगे, पैरेन्काइमा से बनी है तो लिविंग होंगी। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद अ सीव ट्यूब एलिमेंट, से सीव ट्यूब एलिमेंट से जुड़ी रहती हैं, यानी कि छलनी ट्यूब तत्वों के साथ निकटता से जुड़ी हुई रहती हैं। दे आर नॉन कंडक्टिंग सेल, ये संवहन नहीं करेंगी। लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स बिटवीन companion cell and sieve tube are connected by a field using a plasmodesmata. They help in maintaining the pressure gradient in sieve tubes. इनका काम क्या होता है, देखो
साथ ही कोशिकाओं और छलनी ट्यूबों के बीच अनुदैर्ध्य दीवारें प्लाज्मोडेस्माटा का उपयोग करके गड्ढे क्षेत्र से जुड़ी होती है। वे छलनी ट्यूबों में दबाव प्रवणता को बनाए रखने में मदद करती हैं। देखो प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे, ये आपको प्लाज्मोडेस्माटा मिले थे ये, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे ये हो गई कंपेनियन सेल। नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो काम पैरेन्काइमा का होगा वो यहाँ पर पैरेन्काइमा कर रहा होगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा आर elongated cells, a tapering and cylindrical cells. They have a dense cytoplasm and nucleus. ठीक है, dense cytoplasm और न्यूक्लियस होगा। सेल वॉल इज composed of cellulose and has pits. इसमें पिट्स होते हैं, छोटे छोटे जो छेद होते हैं। They store food material like resin, latex and mucilage and they are absent in most monocot. monocot में absent होते हैं। और पैरेन्काइमा का काम यहाँ पर भी क्या होगा, स्टोरेज का होगा। तो हमने कहा फ्लोएम पैरेन्काइमा लंबी कोशिकाएं, पतली और बेलनाकार कोशिकाएं हैं। इनमें सघन कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होगी। इसमें गड्ढे होते हैं। ये रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज जैसी खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं। अधिकांश एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें ये अनुपस्थित होते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा की। लास्ट आता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड सेल से मिलकर के बना होगा। फ्लोएम फाइबर आर स्क्लेरेनकाइमेटर सेल्स, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटर है तो डेड सेल्स होंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर, इन्हें बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है और सेकेंडरी में प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। They are elongated and unbranched cell. They have pointed needle-like apex. They have thick cell wall and provide mechanical strength. At maturity, phloem fiber lose a protoplasm and become dead. Commercially important phloem fibers include jute, flax and hemp. देखो important है ये। अपने का फ्लोएम फाइबर जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिका हैं। इन्हें बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। ये प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होते हैं और द्वितीय फ्लोएम में मौजूद होते हैं। ये लंबी और अशाखित कोशिकाएं हैं। इनके शीर्ष सुई जैसे नुकीले होते हैं। उनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। परिपक्वता पर फ्लोएम फाइबर प्रोटोप्लाज्म को खो देते हैं और इसीलिए ये मृत हो जाते हैं। व्यावसायिक रूप से जो महत्वपूर्ण फ्लोएम फाइबर है वो जूट है। जूट के बैग देखें अपनी, जूट, सन है, भांग है, ये सारे ही क्या है यहाँ पर फ्लोएम फाइबर होते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ो फ्लोएम फाइबर को। इसी के साथ हमारा जो फ्लोएम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखो अभी तक आपने प्लांट टिश्यू में क्या और कितनी चीजें पढ़ी हैं, एक बार आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। फ्लोएम फाइबर को पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट फ्लोएम फाइबर कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल भी नोट करने हैं। चलिए यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर एनिमल टिश्यू में। प्लांट टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और एक बार एनिमल टिश्यू को समझते हैं। एनिमल टिश्यू कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट बनाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर प्लांट टिश्यू में पहले देखा था, प्लांट टिश्यू में एक लाइनर डायग्राम देखा, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, किसकी लोकेशन कहाँ है, क्या फंक्शन है। वैसा ही एक एनिमल टिश्यू में ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, फिर एक एक करके हम इन टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा, देखो जो एनिमल सेल है उनसे एनिमल टिश्यू बनते हैं, वैसे ही जो प्लांट सेल है वैसे ही प्लांट टिश्यू बनते हैं। जैसे अभी हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बात की, तो प्लांट टिश्यू किससे बने हैं, प्लांट सेल से बने हैं। अब हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करें तो एनिमल टिश्यू किससे बने होंगे, एनिमल सेल से मिलकर के बने होंगे। ये तो बेसिक सी चीजें हमारे पास आती हैं। हमारे पास एनिमल टिश्यू मेनली 4 टाइप के जो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के हमारे पास टिश्यू आते हैं। क्या क्या नाम है इनका, ये देखो। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है यहाँ पे नर्वस टिश्यू। अब इन्हीं टिश्यू से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है उनका फॉर्मेशन होता है। सीक्वेंस याद है आपको, सेल से मिलकर के टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है और आपने यहाँ पे कहा कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट है। इस जाइगोट में डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल, फिर 2 से 4 सेल, ऐसे जो सेल्स हैं वो बनती चली जाती हैं। ऐसे ही डिवीजन होते होते ये क्या कर लेती है, यहाँ पे 3 लेयर यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे एक लेयर ये बन गई है, दूसरी लेयर जैसे ये बन गई है,
तीसरी लेयर जैसे ये बन गई है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, तीन लेयर जो होती है, जैसे कि सबसे बाहरी जो है वो एक्टोडर्म होगी, ठीक है। जो बीच वाली होगी वो मेसोडर्म होगी, जो सबसे अंदर वाली होगी वो एंडोडर्म होगी, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पर क्या होता है, तीन लेयर हमारे पास आ जाती हैं। अब जैसे देखो, कुछ जो टिश्यू हैं वो एंडोडर्म से बनेंगे, कुछ मेसोडर्म से बनेंगे और कुछ एक्टोडर्म से बनते हैं। ये तीन लेयर जो होती है इनको जर्म लेयर हम यहाँ पर कहते हैं। एक और क्वेश्चन, जाइगोट आपका टोटीपोटेंट सेल कहलाता है। टोटीपोटेंट सेल वो सेल होती है जिसमें इतनी एबिलिटी होती है कि पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दें, या जो एक पूरी जो लाइफ है उसको यहाँ पर वो क्या करें, जन्म दे दें। तो आपने कहा पूरी जो बॉडी का, जैसे हमारी बॉडी का भी जो फॉर्मेशन हुआ है, आपका पूरी जो बॉडी का फॉर्मेशन है, ये किसी भी मनुष्य का या किसी भी जीव का जो निर्माण होता है वो एक सिंगल सेल से होता है। अब वो हमारी, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में वो सिंगल सेल जाइगोट है। तो हम एक्चुअली में बने हैं एक सिंगल सेल से, इसमें डिवीजन हुए हैं, चेंजेस आए हैं और धीरे धीरे एक सेल से दो सेल, ऐसे ही हमारी बॉडी में टिश्यू बने हैं। जैसे कि हमने कहा इन बहुत सारी सेल से तीन लेयर बनी है। तीन लेयर किनकी बनी है, इन सेल्स की बनी होंगी तीन लेयर। तो कुछ टिश्यू इस लेयर से यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं, कुछ इससे हुए हैं, कुछ इससे हुए हैं। तो यानी कि हम अगर एक समराइज करें तो हम ये कह रहे हैं कि कोशिकाओं से मिलकर के ही टिश्यू बने हैं। अब जब जो यहाँ पे एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण है, जब वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है तो यहाँ पर सेल्स बनेंगी। जैसे कि हमने बोला जाइगोट से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। वैसे वैसे यहाँ पे क्या बनती है, तीन लेयर बनने लगती हैं। अब क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं हो गई हैं तो ये ग्रुप बना करके टिश्यू बनाने लगती हैं। तो कुछ यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में, कुछ सेल्स मस्कुलर में और कुछ नर्वस टिश्यू में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये मिलकर के बनाते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स को, जो कि हमें यहाँ पे समझने हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू का जो एक मेन फंक्शन होता है वो हम देखें, जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो, एपिथेलियल टिश्यू एक तो कवरिंग बनाता है। कवरिंग का मतलब किसी भी चीज को बाहर से कवर करना, वो कवरिंग कहलाता है। और किसी चीज को अंदर से कवर करना, अंदर मतलब बॉडी के इनर पार्ट से अगर कवर करते हैं तो उसको लाइनिंग कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू दोनों ही चीज करेगा। जैसे कि हमने कहा ये एक कोई भी पार्ट है, ठीक है। अब जब इसे अंदर से कवर किया जा रहा है तो ये लाइनिंग है, अंदर की क्या है, यहाँ पे लाइनिंग है, और बाहर की क्या है, ये कवरिंग है। ये बाहर से कवरिंग है। तो आपने कहा कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी कवरिंग और लाइनिंग को बनाने का काम कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यू करेगा। जैसे कि अब आपने कहा कि हमारी बॉडी की कवरिंग क्या, हमारी स्किन है, तो हमारी स्किन किससे बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होगी हमारी स्किन, ठीक है। दूसरी चीज, जहां पर कोई सिक्रीशन हो रहा है, किसी चीज का श्रावण हो रहा है, वहां पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। जैसे कि ग्लैंड्स हमने पढ़ी हैं, ग्रंथियां, और हमने कहा ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, यहाँ पे सिक्रीशन निकलते हैं, हार्मोन निकल सकते हैं, एंजाइम निकल सकते हैं। जहां पर भी सिक्रीशन हो रहा है वो पार्ट या वो ग्रंथियां किस चीज से मिलकर के बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी है। या जहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है किसी चीज का। जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पर डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जिस पार्ट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पार्ट किससे बने हैं, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। तो इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग प्रकार के हमारे पास आते हैं। मेन फंक्शन क्या है, सुरक्षा देना, ठीक है, प्रोटेक्शन देना। देखो हमारी स्किन जो है वो सुरक्षा ही तो दे रही है। जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम में आप बात करेंगे यहाँ पे सेलुलर बैरियर के बारे में, ठीक है, या फिजिकल बैरियर के बारे में आप बात करेंगे, तो आप देखेंगे फिजिकल बैरियर में हमारी जो स्किन है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें इम्यूनिटी देती है, हमें रोगों से मुक्त रखती है। ऐसे कैसे, हमारी जो स्किन होती है, हमारी पूरी बॉडी की कहीं पे भी आप स्किन ले लो, हमारी स्किन जो है यहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे रोगाणुओं को हमारे शरीर में एंटर होने से रोकती है जो हमें बीमार कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ, हर जगह, हमारे घर में, हमारे स्कूल में, हम कहीं पर भी हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे आसपास होते हैं। यही तो हमने पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, एवरीवेयर, हर जगह रहते हैं। हर जगह रहते हैं यानी कि हम हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए रहते हैं। उनमें दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म होते होंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेनिफिशियल भी होंगे, वो हार्मफुल भी होंगे। उनमें ऐसे भी होंगे जो हमें बीमार करते हैं। अब हम, लेकिन वो जो यहाँ पे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
हर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, हमारी स्किन के अंदर वो एंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि स्किन एज अ बैरियर यहाँ पर काम कर रही है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन केस अगर मुंह के रास्ते चला गया, खाने में चला गया, तो हमारा सलाइवा वहाँ पे काम करता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। इन केस सलाइवा से भी बच जाता है, पेट में चला गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे काम करता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये क्या करेगा, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रोटेक्शन भी देगा, सुरक्षा भी देगा हमें, पहली चीज। दूसरा, कवरिंग एंड लाइनिंग बनाता है, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग, उनकी लाइनिंग में ये पाए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से चिपका हुआ है, हर एक की अपनी एक वॉल है, अपनी एक मेम्ब्रेन है, हर ऑर्गन एक दूसरे से ऐसे अलग होता है, ऐसे मिक्स नहीं होते हैं। तो कौन इसे अलग करता है, एपिथेलियल टिश्यू इन्हें अलग करता है। इसके अलावा जहाँ पे सिक्रेशन है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, वहां पर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। तो ये तो फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का। हमने क्या बात की है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, बॉडी में किस जगह पे पाए जा रहे हैं, क्या इनका फंक्शन है, कोई सिक्रेशन कर रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन कर रहा है, कोई सुरक्षा दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई कवरिंग, कोई लाइनिंग दे रहा है। तो इसके अनुसार अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ेंगे, जिसमें स्क्वैमस हम पढ़ते हैं, क्यूबॉइडल स्क्वैमस पढ़ते हैं, क्यूबॉइडल पढ़ते हैं, कॉलमनर पढ़ते हैं, सीलिएटेड पढ़ते हैं एंड ग्लैंडुलर पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा जो हम बात करेंगे वो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू भी 4 प्रकार का होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, इसका नाम संयोजी ऊतक है, तो इस संयोजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे एरियोलर है, एडिपोज है, स्केलेटल है, फ्लूइड है। एरियोलर 2 प्रकार के होते हैं, टेंडोन एंड लिगामेंट। टेंडोन और लिगामेंट दोनों में से जैसे लिगामेंट है, तो लिगामेंट का काम है 2 हड्डियों को जोड़ना। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम बना है, कंकाल तंत्र बना है, कैसे बना है, जब हड्डियां आपस में जुड़ी होंगी, ऐसा तो नहीं है कि हमारा पूरा शरीर सिर्फ एक सिंगल हड्डी से बना है, ऐसा है होता, अगर ऐसा होता हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं पाई जाती, क्योंकि मूवमेंट पाई जाती है तो मसल्स और जॉइंट की वजह से पाई जाती है। अब देखो मैं अपने हाथों में फोल्ड कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, मैं अपने यहाँ पे कलाई को ऐसे मोड़ पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे मुट्ठी बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी फिंगर्स में जॉइंट है, मैं अपनी नेक को यहाँ पे ऐसे मूव कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, मैं अपने हाथ को यहाँ से मूव कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, मैं यहाँ पे चल पा रही हूँ क्योंकि मेरे हिप बोन में जॉइंट है, मेरे नी में जॉइंट है, और जॉइंट की वजह से ही मूवमेंट हो पा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे अलग अलग हड्डियों से हमारा शरीर बना होगा। हड्डियां क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। हड्डियां आपस में जुड़ी है तो कोई तो चीज उन्हें जोड़ रही होगी, जैसे हम 2 चीजों को जोड़ते हैं, अलग अलग चीजों को, वहां पे ग्लू यूज करते हैं हम, ठीक है, गोंद जिसको हम कहते हैं, कुछ वैसा ही समझ लो। लिगामेंट क्या करता है, 2 हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। टेंडोन क्या करेगा, हड्डी को मसल से, मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। अब हड्डियां और मांसपेशियां भी जुड़ी हुई रहती है, जब आप मसल्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि कैसे मसल्स और बोन दोनों मिल करके यहाँ पे मूवमेंट को लाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बात की यहाँ पे कि टेंडन और लिगामेंट यहाँ पे कनेक्शन का काम कर रहे हैं, बोन से बोन को या बोन से मसल्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एडिपोज टिश्यू क्या करता है यहाँ पर, ये फैट को स्टोर करता है, बॉडी को इंसुलेट बनाता है, हीट की जो हीट या जो यहाँ पे अपने का टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है उसको ज्यादा बर्न होने से बचाता है, ठीक है। इन शॉर्ट ये क्या करेगा, फैट डिपोजिशन करेगा। स्केलेटल 2 प्रकार का होता है, बोन एंड कार्टिलेज। अब बोन को आप समझते हैं, कार्टिलेज आप समझते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। जो हड्डी है हमारी वो एक प्रकार का ऊतक है, ठीक है, हड्डी क्या है, एक प्रकार का ऊतक होता है। इसका काम क्या है, बहुत सारे फंक्शन इसके होते हैं, जैसे कि हमें फ्रेमवर्क देना, एक ढांचा देता है, हम ऐसे दिखते हैं कि पहले हमारा ये हेड वाला पोर्शन आता है, देन हमारे शोल्डर आते हैं, फिर हमारे हाथ आएंगे, फिर हमारा जो पूरी लोअर, हमारा जो यहाँ पे रिब केज आएगा, देन हमारा स्टमक है, लोअर एंड अपर एब्डोमेन हमारा आता है। सारे जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बोन ही तो हमें देता है। दूसरा बोन जो है, एक तो हमें संरचना, एक फ्रेमवर्क देगा, एक शारीरिक ढांचा हमें देता है। दूसरा यहाँ पर क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा क्योंकि जॉइंट पाए जा रहे हैं। तीसरा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों बोन एंड कार्टिलेज। अब कार्टिलेज और बोन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ईयर पिन्ना जो है ये आपका कार्टिलेज है, ये बोन नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखो इसको आप ऐसे मूव कर पा रहे हो, ऐसे फोल्ड कर पा रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं बोलूं ये जो बोन है, ये बोन, क्या आप यहाँ बीच से आप इसको ऐसे मोड़ सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि बोन है, रिजिड एंड टफ होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है।
चौथा आता है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड, और फ्लूइड में आप बात करते हैं ब्लड एंड लिम्फ की। तो ब्लड भी आपका एक प्रकार का ऊतक है जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ब्लड से ही लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। लिम्फ को आप तब भी पढ़ते हैं, अच्छा ब्लड और लिम्फ दोनों, ब्लड और लिम्फ को आप तब भी पढ़ते हैं जब आप इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। ब्लड में आप WBC की बात करते हैं और लिम्फ दोनों ही क्या करता है, इम्यूनिटी को देता है। मस्कुलर जो है इसमें मसल्स आती हैं जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 प्रकार के होंगे, स्ट्राइटेड, स्मूथ, कार्डियक। कहाँ पाई जाती है, क्या इनका फंक्शन होता है, इसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। लास्ट होता है नर्वस सिस्टम, जो कि आपकी कॉन्शियसनेस जो भी है, या जो आपको फील हो रही है चीजें, मैसेजेस को कन्वे करने का काम आपका नर्वस टिश्यू करता है। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के टिश्यू आते हैं जिनको हमने एक एक करके डिटेल में डिस्कस करना है। चलिए, सो क्लास यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू लिया है, आप थोड़ा सा घर से एक बार रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।